हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स पॉकेट डायरी, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले को पढ़ेंगे एंड इसके अंदर आपकी सारी फिजिक्स कवर अप हो जाएगी। +1 +2 के फिजिक्स, और ये एक टाइप का क्रैश कोर्स है नीट एंड जेई के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है मोशन इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन, टोटल 3 डायमेंशन हम पढ़ते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो इसमें मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर जो डिस्टेंस रहेगा वो एक्स आई, ठीक है। तो मतलब एक ही डायरेक्शन में है। वेलोसिटी भी dx/dt, आई यहाँ पे एक्स एक्सिस को डोनेट कर रहा है, और जो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो तीन है, तीन जो हमारे पास इक्वेशन है मोशन की, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्र, एंड v स्क्र इज इक्वल टू में यू स्क्र प्लस 2as। और इंटीग्रल फॉर्म की अगर हम बात करें तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस होता है वेलोसिटी, ठीक है। और अगर इंटीग्रेशन, अगर हम इसको v डी टी क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दे तो हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस। वेलोसिटी मोशन अगर हम दो डायमेंशन की बात करें तो आर होता है एक्स आई वी जे वाई जे, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना होता है, वेलोसिटी हमारे पास होता है डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी कितना होता है डी आर बाई डी टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस में भी होगा एंड वाई एक्सिस में भी होगा। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एंड वही अगर मैं बात करूँ दो डायमेंशन थी तो हमारे पास दोनों की दोनों डायमेंशन आ जाएगी। तीनों डायमेंशन में हम एक्स वाई जेड तीनों ले लेंगे, लेकिन इनके लिए जो वेक्टर नोटेशन यूज होते हैं उसमें होता है आई कैप वाई कैप, आई एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे एंड जेड के साथ के। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो एक्स होता है वो होता है वी नॉट एक्स नॉट टी डिवाइड बाई टाइम। प्रोजेक्टाइल मतलब कि कोई किसी एंगल से ही प्रोजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे एंगल जो है हम, ठीक है। और जो y है डिस्टेंस है वो होता है v नॉट साइन नॉट टी माइनस में जी टी स्क्र बाई टी। तो आपको ये फॉर्मूला सारे के सारे याद रखनी है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, ये मेरे पास क्या थी, वेलोसिटी थी v नॉट। एक बार मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ। हमने किसी एंगल से इसको फेंका, ठीक है। ये था हमारे पास वी नॉट। तो फिर ये वाली वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी नॉट कोस थीटा। एंड हमें अगर एक्स एक्सिस, हमने डिस्टेंस निकालना तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी को, टाइम से। सिमिलरली हम वाई एक्सिस पर निकालने के लिए जो हमारे पास आएगा वो आएगा वी नॉट साइन नॉट टी माइनस में जी टी स्क्र बाय टी। तो वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस आ गया, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस कितना होगा, माइनस में जी टी होगा। रीज़न ये है मेरे गाइस कि यहाँ पे तो होगी वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन जो है ग्रेविटी के कारण नीचे भी जाएगी, तो इसलिए माइनस जी टी नीचे भी लगेगा। यही रीज़न है कि माइनस जी टी नीचे की तरफ है। अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर, और जो इस पे क्या लगता है गाइस, बिल्कुल जो इसके ऊपर फोर्स लगती है एम वी स्क्वायर बाय आर, मतलब एक इसके इक्वल होता है v स्क्वायर बाय आर के। और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होएगी, हमेशा रेडियस की तरफ होएगी, टुवर्ड द सेंटर होएगी, ठीक है। टुवर्ड द सेंटर होएगी। यहाँ पे हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या होता है गाइस, वी स्क्वायर बाय आर जो है हमारी एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस सर्कुलर कितना होगा, 2 पाई आर का स्क्वायर अपॉन में टी डिवाइड बाय आर। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देगी हम, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r² डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार देखिए, वेलोसिटी अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ सर्कुलर मोशन में तो वो होता है वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि एक पार्टिकल सर्कुलर चल रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो करेगा 2 पाई आर। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना था, 2 पाई आर था ना। देखिए सर्कुलर मोशन है तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। अब स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो आप इसका वेलोसिटी का तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, पाई का स्क्वायर कितना होगा पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना होगा आर स्क्वायर।
डिवाइड बाय टी का स्क्वायर टी स्क्वायर और डिवाइड बाय एक आर रह गया, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो नेट आंसर कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाय टी स्क्वायर हमारी क्या गई, नेट एक्सेलरेशन आ गई। ये एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है किसकी टर्म्स में, टाइम पीरियड टी की टर्म्स में। तो उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ए और एक है बी, और उनकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वो है वी ए एंड वी बी। तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होएगी, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी बी ए कितनी होगी, वी बी माइनस वी ए, और वी ए बी कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वी बी ए कितना रिलेटिव वेलोसिटी बी है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, और सिमिलरली वी ए बी कितना है रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी में, रिलेटिव वेलोसिटी ए है विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हम स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। स्पेशल केसेस में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की। अगर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग अदर। अगर गाइस ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कैसे ट्रैवल करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं भाई। सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है वी ए बी, तो मैं ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कैसे निकालूंगी, मैं वी ए माइनस क्या कर देंगे, वी बी कर देंगे, तो वी ए बी आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी हमें कैसे मिलेगी, रिलेटिव वेलोसिटी हमें मिलेगी बाय गेट बाय एडिंग द वेलोसिटी। एग्जांपल जैसे कि हमने ट्रेन प्रॉब्लम का एग्जांपल लिया। तो ये था फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक है 2 डायमेंशन मोशन, एक है 3 डायमेंशन मोशन। तो अब इसमें देखिए हम 2 डायमेंशन में क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी, वी एक्स से आई कैप वी वाई जे कैप, सिमिलरली वी की निकाल लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई हमारे पास। तीन सिस्टम के लिए हम तीनों की माइनस कर देंगे आपस में, तो हमारे पास तीन सिस्टम की जो भी है रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। आई थिंक तो आपको आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने टोटल 3 सिस्टम लिए थे, आपस में माइनस हो रहे हैं, बट आई और जे आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। जब बी की अगर रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो हमने इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो वी एक्स आई में से ये माइनस हो गया, इसमें से ये माइनस हो गया, दैट इज द नेट आंसर। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, फ्री फॉल एक्सेलरेशन की। अगर फ्रीली फॉलिंग मोशन ऑफ एनी बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग जो मोशन है किसका, किसी बॉडी का, किसके अंडर, किसके इफेक्ट में, ग्रेविटी के इफेक्ट में, ये एग्जांपल होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्सेलरेशन इन इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एक्सेलरेटिंग ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है मोशन की वो क्या होती है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन बोलती है v इज इक्वल टू में v नॉट प्लस जी टी। वी क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू में v नॉट प्लस जी टी, एंड ये हम सब जानते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ जी जो है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हमने ए की जगह जैसे कि v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी होता है ना, तो बस वही है यहाँ पे। नेट वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी वो v नॉट होगी, इनिशियल v होगी, एंड कोई ग्रेविटी का एक्शन लग रहा है तो g हो गया। एक चीज़ ध्यान देना, अगर मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो हम जो एक्सेलरेशन लेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो लेंगे माइनस ऑफ जी। क्या लेंगे, वो माइनस ऑफ जी लेंगे। अब हमारे लॉज ऑफ मोशन पे, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग जाए, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। और सेकेंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बॉडी का हमें फोर्स देगा। और इम्पल्स क्या बोलती है, इम्पल्स बोलता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है,
तो इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, मोमेंटम नहीं होता, क्योंकि जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे गाइस, टाइम से, तो यहाँ पे चेंज इन टाइम आता है, ठीक है। फोर्स इट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं एवरी रिएक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी रिएक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि जितना एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इसका मोमेंटम इनिशियल था m1v1 और इसका पहले था m2v2, ठीक है। आप मेरी बात समझिए, m1v1 m2v2 इनिशियल मोमेंटम जो होगा फाइनल मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर इक्विलिब्रियम है बॉडी पे, जो नेट फोर्स होगी आउटसाइड द सिस्टम वो कितनी लगेगी, नेट वो फोर्स लगेगी 0। लाइक जो ये फोर्स आ रही है वो F1 आ रही है, ये वाली फोर्स F2 आ रही है, ये वाली फोर्स F3 आ रही है। जो नेट फोर्स होएगी F1 प्लस F2 प्लस F3 इट इज इक्वल टू में 0। जो नेट फोर्स होएगी सिस्टम पे वो कितनी लगेगी, वो लगेगी 0। अब कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करने के हैं, कुछ पॉइंट्स है, चलिए पढ़ते हैं उन्हें। एक अगर एसोलेटेड फॉर्म फ्रेम है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो और जो नॉन एसोलेटेड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। अगर एक एसोलेटेड फ्रेम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसोलेटेड, मतलब कि जो बढ़ता जा रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, और जो नॉन एसोलेटेड है बोलते हैं इनर्शियल, जो रेस्ट, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में, अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ ए लिफ्ट, और जब वो अपवर्ड जाता है तो वेट बढ़ता है, डाउनवर्ड आता है तो वेट घटता है, ठीक है। जी माइनस ये होता है जब डाउनवर्ड आता है, अपवर्ड जा रहा है तो बढ़ रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो बढ़ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है तो घट रहा है। और विल ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम टू सॉल्व द फोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करती है बिटवीन द बॉडीज व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम, जब भी तो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन है, मान लीजिए ये एक पर्सन है और ये चल रहा था यहाँ पे, इसके अंदर और इसके अंदर रिलेटिव मोशन है, तो तब होगी फ्रिक्शनल फोर्स। जो बॉडी स्लिप करती है फ्रिक्शनल फोर्स होती है काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शनल, ठीक है। और बॉडी जब स्लिप नहीं करती है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन बॉडी स्लिप ओवर ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे म्यू है ये कांस्टेंट है, एंड जो है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रही है कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस, और म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से होएगी कि जो रिलेटिव स्लिपिंग है वो अपोज करेगी, रोकेगी किसको, फ्रिक्शन को। उसके बाद आता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए इसको पूरा करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कैन ऑल्सो एक्ट इवन इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट ए बॉडी कैन एक्सर्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो बॉडी चलने ही वाली थी, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे हम म्यू एस का यूज़ करें स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और एंड जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट है, तो मान लीजिए एक बंदा बैठा है एक सरफेस पे, जो लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन जैसे ही वो चलने वाला था बट काइनेटिक में नहीं आया था, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शनल होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दोज अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। न्यूटन लॉ वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। एग्जांपल, एक पर्सन खड़ा है ट्रेन में, वो मूविंग कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अटैच्ड टू एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट फॉर। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके लिए अटैच्ड होता है, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी अटैच्ड होता है। एग्जांपल, एक पर्सन खड़ा है, किस में खड़ा है, ट्रेन में खड़ा है, जो कि चल रही है विद इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। तो वहाँ पर न्यूटन का लॉ तो वैलिड हो ही नहीं रहा, यहाँ पे सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। क्या फोर्स इंट्रोड्यूस हो रही है, सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस हो रही है। आगे हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर का, जो हम बाद में करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।